वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। एस्ट्रो एजुकेशन में आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मौसम के ठंड के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो गया था, जिसके कारण वीडियो डालने में देरी हो रही थी। तो अब तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन इसके वीडियोस डाल चुकी हूँ। और आज राजनीति विज्ञान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन है जो अभी जो 10th क्लास के जो 15 तारीख से एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है हम इसमें से 8 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? तो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो संविधान है हमारे भारत का, उसमें सरकार के 3 अंग के बारे में चर्चा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जहां कानून बनाती है संसद भवन में, वहीं कार्यपालिका उस कानून को पूरे भारत में लागू करवाती है और जब वो कानून का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे सजा देती है। और इस तरीके से जो सरकार है ये अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से सत्ता का क्षैतिज वितरण करती है ताकि एक देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, और इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, लोकतंत्र में दल बदल कानून का क्या महत्व है? तो राजीव गांधी की जब सरकार थी 1985 में उस समय जो हमारे जो संसद में एक संविधान संशोधन लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल कानून जो है उसको लाया गया था, संशोधन करके उसको बीच में शामिल किया गया था जो 10वीं अनुसूची में है। तो उसे ही दल बदल कानून कहते हैं ताकि जो ये भ्रष्टाचार है, लोग किसी एक जो चुनाव का राजनीतिक दल है उससे वो जीत कर जाते हैं और बाद में वो अपना दल बदल लेते थे, तो वैसी स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाता है। तो इसे देखते हैं किस तरीके से लिखना है। विधायकों एवं सांसदों को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। इस कानून द्वारा भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नगर परिषद के प्रमुख अंग लिखें। तो नगर परिषद के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? नगर परिषद के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहले होते हैं नगर पार्षद, और दूसरी उसकी होती है समितियां, तीसरे नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और चौथे होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। और ये 4 मिलकर जो है नगर परिषद को चलाते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है? तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना और जन कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना है। कोई भी राजनीतिक संगठन जो है स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकती है, और कोई भी सरकारी संगठन नहीं होता है, सब स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ही होते हैं और इन सबको चुनाव आयोग मान्यता देती है। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन होते हैं, कुछ केंद्रीय राजनीतिक संगठन होते हैं, और उसी के अनुसार ये लोग अपना चुनाव लड़ते। एक ही होता है कि जनता के हित के लिए कार्य किया जाए। आते हैं अगले प्रश्न। 5वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ न्यायपालिका की क्या भूमिका है वो पूछा जा रहा है। तो संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका निम्नलिखित है। प्रश्न 2 नंबर का है, तो हमने यहाँ 4 जो है उसका मुख्य जो पॉइंट्स है उसको लिखा है, लेकिन आप एटलीस्ट 3 तो वहाँ एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो जरूर लिखेंगे। पहला है पॉइंट, संविधान की व्याख्या एवं कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। जैसा कि अभी बताया था हमने कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसका पालन करवाती है, और न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले को सजा देती है। तो यही कानून की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका होती है। अगला है, संविधान में जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के लिए की जो बात की गई है,
तो उसको लागू करने के लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। अगला है लोकतंत्र की रक्षा के लिए और किसी भी विवाद के निपटारे के लिए। किसी भी विवाद कहने का अर्थ ये है कि अगर दो लोगों के बीच, सामान्य लोगों के बीच विवाद हो या केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो, हर चीज़ के निपटारे में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न है सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सांप्रदायिकता एक नकारात्मक चीज़ होती है और इसमें एक धार्मिक उन्माद, एक धार्मिक कट्टरता जो है बहुत ही उग्र रूप में पाया जाता है और जिससे सिर्फ विनाश ही विनाश होता है, विकास नहीं हो पाता है। हर किसी को अपना धर्म ही जो है सर्वश्रेष्ठ दिखता है। तो इसको लिखेंगे सांप्रदायिकता के कारण लोगों में धार्मिक उन्माद बढ़ता है, भाईचारे की भावना समाप्त हो जाती है, दंगे होते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ता है, धार्मिक बहुलता के कारण राजनीतिक में वैमनस्यता और अविश्वास बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक साबित होता है। लोकतंत्र में अगर सांप्रदायिकता होगा, किसी एक धर्म का हमारा देश है नहीं, हमारा धर्म संभाव है, और वैसे में अगर किसी एक धर्म की प्रधानता होती है तो और ये सांप्रदायिकता फैलाने में जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो आपस में दो समुदायों को लड़ा के और अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। अगला प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसे राज्य और स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्रीय सत्ता को शक्ति के दुरुपयोग से रोकता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसे राज्य और स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए। हमारे देश में जो लोकसभा है वो केंद्रीय सत्ता है, राज्य में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो राज्य की जो है शासन व्यवस्था है, और सबसे निचले स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर की जो है सत्ता का व्यवस्था है। और तीनों ही जो रूप है उसमें लोकसभा और विधानसभा और पंचायत तीनों में सक्रिय भागीदारी होती है जनता की, जिससे जनता अपने छोटे छोटे शिकायतों को भी, एक ग्रामीण व्यक्ति भी, वो अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। और ये इसलिए आवश्यक है ताकि सत्ता का अगर एक जगह केंद्रीकरण हो जाएगा तो केंद्रीय सत्ता मनमानी कर सकती है, और जिसे आम आदमी तक जो पहुंच एक होना चाहिए लोकतंत्र में वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। आज का 8वां प्रश्न है राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है। एक और प्रश्न इसी तरीके का है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो बात एक ही है, आंसर एक ही होगा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दल प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं तथा सत्ता में आने पर यही दल लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं और विपक्ष में रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते हैं, ताकि कोई भी जो सरकार है वो अपना मनमानी ना कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल में सारे राजनीतिक दल होने चाहिए। अगर कोई एक ही दल हो किसी देश में तो वहाँ जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति आ जाएगी। इसलिए राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का रीढ़ माना जाता है, क्योंकि आदमी के पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि वो किन लोगों को वोट करे, और सबके जो सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, उसको देख सुनकर अपने हिसाब से वो वोट करके तभी वो लोकतंत्र को जो है सही मायने में लोकतंत्र कहलाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी अभी बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 10th के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Thanks for watching.